स्टेट को जोड़ना है, कोई स्टेट को अलग करना है, तो वो काम पार्लियामेंट के पास रहेगा। इसलिए देखिए तेलंगाना स्टेट बना, छत्तीसगढ़ बना, ये सब पार्लियामेंट के पास पावर होता है, वो प्रपोजल जाता है। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में बहुत बार हुआ कि विदर्भ को अलग करिए, विदर्भ को, बट ज़्यादातर पॉलिटिशियन वहाँ के तो वो चाहते नहीं कि अलग हो जाए। सो दैट इज डी फैक्टो और डी ज्यूरी। ये रिकग्निशन में भी हम करेंगे, रिकग्निशन एज अ 4th थियरी, बट उसमें से ये 2 थियरी ज़्यादा फेमस है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन भी, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज़ाद हुए सबसे पहले काम हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अच्छा, हमें एडवाइस भी किसने की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, बताइए उन ब्रिटिशरों ने की जो उन्होंने आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। ब्रिटिशर डजंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, दे फॉलो द कॉमन लॉ। उनको जज जो डिसाइड किया कल से वो रूल लागू हो जाता है, वहाँ कॉमन लॉ चल रहा है। हमें बोला भाई तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाओ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखते, अब देखिए हमारे पास जितने धर्म चलते, रिलीजियस जितने भी चलते, हिंदू है तो गीता को मानेगा, मुस्लिम है तो कुरान को मानेगा, उसके आगे नहीं जाएगा वो। वी बिलीव दैट सुप्रीमेसी ऑफ सम टेक्स्ट। क्रिश्चियन होगा तो बाइबल को मानेगा, सिख होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब को मानेगा। तो हमारे सारे रूल्स वहाँ हैं। इसलिए 13 आपको बोलता है, 13(1) और 13(2) बोलता है कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी उसको हम नहीं मानेंगे, एक्लिप्स कर देंगे, हम उसको उड़ा देंगे। तो वही यहाँ पे डी फैक्टो, डी ज्यूरी, डी कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा 4 थियरी हम लोग देखेंगे। बट डोंट ये 5 में से किसी को भी मत छोड़ो, ये 5 आपको पीआई के लिए जरूरत है। इसमें से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने एक पार्ट आपका पूरा किया, दैट इज स्टेट, ठीक है। मैंने भले 5 मिनट में पूरा किया, तो आपने 5 घंटा लगाना। आपके पास जो भी बुक है, जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लगते हैं, और 5th सेम मतलब आखिरी सेम में हम लोग एडवाइस करते हैं यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। वहाँ पे जाके एक तो आप नए सेंटर में जाएंगे, कहाँ आएगा आपका, वहाँ क्लास ढूंढने में पसीना होगा, कॉलेज ढूंढने में पसीना होगा, वहाँ का क्या माहौल होगा। यहाँ चलो, यहाँ पे ही अगर आपका सेंटर आ गया तो फिर भी होम सेंटर का थोड़ा सा बेनिफिट कुछ नहीं होता है, बट यू फील कि जो डेस्क से टच था वही डेस्क पे बैठे, वही क्लासरूम में बैठे, वही एनवायरमेंट। बट इफ यू गो टू अनदर कॉलेज, तो पहले तो माइंड सेट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। 5th सेमेस्टर में अगर आप अच्छे से पास होना है तो राइटिंग, और मैंने 3 पार्ट बता दिए, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। डेफिनेशन का आधा एक पेज जाना ही चाहिए, फिर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन। दैट इज व्हाई स्टेट इज बीइंग डिफाइंड एज पर दिस। अब बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला कि स्टेट इज वेरी वीक पोर्शन। जब उन्होंने बात की कि इंटरनेशनल लॉ, जब इंटरनेशनल यूएन जो भी पास करता है, इट इज बाइंडिंग टू ऑल नेशन, सब नेशन के पास जाता है, सबको सही करना होता है। सो यूएन का जो लॉ है या इंटरनेशनल लॉ है, तो वेलकम का, ऑस्टिन का, ये सबका उनका मानना है कि इट्स अ वेरी वीक लॉ। अब देखिए वीक लॉ इसलिए क्योंकि ऑस्टिन कहता है लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, ऊपर से आना चाहिए, और ऊपर कौन है, यूएन कोई हमारा बाप नहीं है, तो नो बाइंडिंग है। अच्छा, आप यूएन के आए हुए रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतनी बार यूएन ने अपना फोर्स भेजा है, नाटो का, नाटो फोर्स जो है वो यूएन का है, वो आपको सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा, सेकेंड और उन्होंने भेजा भाई बंद करो, यूज बंद करो। अफगानिस्तान में उसको 10 साल लगा, नहीं मानते लोग, क्योंकि ईगो होता है। अब यहाँ पे गायकवाड़ साहब कहते हैं ये तो केस भी ईगो में ही होता है, तो केस भी ईगो में ही होता है, नहीं छोड़ूंगा नहीं उसको, और फिर खुद खत्म हो जाता है, सच में नहीं छोड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं, सिविल वाले भी होते हैं, हाँ क्रिमिनल का करते हैं, फिर जाके अंदर उसको बेल भी नहीं करा सकते, ऐसा मत करिए। अच्छा, आपको पहले सेमेस्टर से आपका मूड बनाने का टाइम था, सिविल जाओ, अभी भी आपको मैं पूछूंगा ना, आप कहाँ प्रैक्टिस करें, आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी बस है पास करो, ये एम होना चाहिए। एम की मुझे सिविल में प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले सेमेस्टर में देखा कॉन्ट्रैक्ट मुझे जमा, लेबर और थोड़ा जमा, टॉट नहीं जमा, मतलब अपन क्रिमिनल में नहीं जा सकते। फिर दूसरे सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन आया और आईपीसी आया, मतलब नहीं आईपीसी नहीं, उसको पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में जाए,
सो आपको हर सेमेस्टर में सिविल क्रिमिनल का चॉइस था, और अब आप क्या बोलते हो जब पास होने के बाद में देखते हैं कहाँ प्रैक्टिस करना है। समझ लगे, अपना एक टेम्पो बनाइए। अगर आपके घर पे कोई नहीं है आपका माई बाप, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस आएगी, घर चलाना है। और अगर कोई है चाचा मामा तो सिविल प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें सालों साल तक चलता रहता है। इसी के लिए लिमिटेशन है, उधर लगाया है, क्रिमिनल ने नहीं लगाया, साथ में सिविल सीपीसी में लगाया लिमिटेशन। So related to this question related to the state, you have to write all 4 component of a state और उसका रिकग्निशन। अब ये बोलते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी बिग लॉ, क्योंकि ये लोगों को लागू नहीं होता है। सिटीजन आर नॉट अ पर्सन, बाइंडिंग पर्सन इन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इज अ स्टेट। ये स्टेट को लागू होता है, स्टेट सिग्नेचर करता है तो स्टेट बाइंडिंग में, और स्टेट भी तब तक बाइंडिंग में जब तक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट नहीं करता है। क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल लॉ को लाना हमारे वहाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अवर इंडियन लॉज फर्स्ट, पहले हमारे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, फिर हम लागू कर सकते। जैसे मैंने आपको ऑप्शनल प्रोटोकॉल का कहा, हमने नहीं लिया अभी तक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आईपीसी में से डेथ पेनल्टी चली जाए। अगर चली जाएगी तो लोगों के भीतर जो थोड़ा बहुत भी मौत का डर है वो चला जाए। ठीक है, हम ब्रूटली नहीं मारते। और आप जब इसका ह्यूमन राइट में बहुत सारे आपका केस है, इसमें आप डिले, वो कौन सा केस है, डिले एग्जीक्यूशन का, तो उसमें उसने बोला उससे अच्छा कि आप उसको फांसी की सजा रद्द करके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दो, ये 15 साल से अंदर सड़ रहा है, उससे अच्छा। और वो भी वही आज में कल आएगा, आ जाएगा। और ये लोग अगले दिन डिक्लेयर करते हैं, वो भी शाम को, ये खा पी के बैठा होता है, कल बोलते हैं कल सुबह 5 बजे तुम्हारा फांसी है। तो सोचो ना, 12 घंटा में नहीं रहता है, और फिर वापस वो 12 घंटे में आप सोचते रहते, उसमें आखिरी में पूछते आपकी आखिरी इच्छा क्या है। अब इतने कम टाइम में लोग कहाँ अपनी आखिरी इच्छा पूछे। तो ये डेथ पेनल्टी के लिए ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी वीक लॉ, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी बाइंडिंगनेस नहीं है। अगर ये बाइंडिंगनेस होती तो आप सोचिए रेफ्यूजी नहीं होते, असाइलम नहीं मांगना पड़ता। ये असाइलम रेफ्यूजी ये क्यों होते, क्योंकि उसके स्टेट में नहीं है तो वो हमारे स्टेट में घुसते, आजू बाजू के कंट्री में घुसते। आप ऐसे कितनों को अमेरिका जाना, यहाँ नहीं रहेगा, अमेरिका जाना या यूके जाना, फिर 5 साल वहाँ एकदम बड़ी मेहनत करेंगे, फिर बोलेंगे मुझे सिटीजनशिप, 10 साल हो गए तो आप बोलेंगे मुझे PR दो। सो ये जो इंटरनेशनल इशू है, क्या हमारे वहाँ ही नहीं है कि बांग्लादेशी घुस जाते हैं या पाकिस्तानी, हर कंट्री में। यूएस में मैक्सिमम मैक्सिको के लोग घुस जाते हैं, जब बॉर्डर में कोई नहीं रहता तो घुस जाते हैं, इतनी सिक्योरिटी। कनाडा में लोग घुस जाते हैं, कनाडा में तो आपको सबको पता ही है कौन ज़्यादा घुसता है। तो ये इंटरनेशनल इशू है। तो ये लोग बोलते हैं, बेंथम बोलते हैं, अगर मैं बेंथम में बोला कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट सच ए बाइंडिंगनेस, ये लॉ है बट इट्स नॉट अ बाइंडिंगनेस। और ऑस्टिन के डेफिनेशन से भी है कि इट्स अ कमांड ऑफ सॉवरेन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वायलेशन ऑफ विच अट्रैक्ट द सैंक्शन। बोला कि अगर कोई वायलेट करेगा तो उसको सजा मिलेगी। कहाँ सजा मिलेगी? ये तीनों पार्ट जो ऑस्टिन के कि कमांड ऑफ सॉवरेन, तो ये कमांड नहीं। लाइक आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी जाके कोऑपरेटिव लॉ जो हम सोसाइटी में बनाते हैं, इज नॉट अ लॉ एक्चुअली, लेकिन उसको लॉ नहीं कहते, उसको बाय लॉ कहते हैं, क्योंकि ये कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं, किसी ऊपर से नीचे ने नहीं कहा। इट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अच्छा, इतने ICJ में केस चल रहे हैं, हमारे तो 2 ही केस चल रहे हैं, आप सबको पता होगा। एक तो कुलभूषण का केस चल ही रहा है, दूसरा केस चल रहा है जिनोसाइड का। जिनोसाइड केस 1984 में जो राइट्स हुए थे आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, जो सिख कम्युनिटी को मारा गया था, उसका केस अभी भी चल रहा है वहाँ पे ICJ में। तो वहाँ पे कितने नेशन के केस चलते हैं, क्रॉस बॉर्डर के कितने सारे। आपको सिचुएशन प्रॉब्लम में 3 में से 2 पेशेंट इसी के आएंगे। एक तो आएगा नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया अथॉरिटी। ये सिचुएशन प्रॉब्लम में आप 5 में से 3 पेपर में पाएंगे। एंड और होस्टेस करके आएगा, एंड और एसएस आफ्टर द मैरिज डिपोर्टेड टू द ब्राउन स्टार। ये नरगिस मिर्जा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, एयर इंडिया अथॉरिटी का है। और इसीलिए आप जब भी एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, अभी तो हाँ एयर इंडिया हो गया, तो आप देखिए कि सारी चीज़ें है वहाँ पे जो कर्मचारी करता है एयर होस्टेस, वो हीरोइन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नरगिस मिर्जा।
तो नरगिस मिर्जा जैसे उसने शादी किया, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 3 साल तक तुम शादी नहीं करोगे। उसने शादी कर लिया तो उसको डिपोर्ट करके ग्राउंड स्टाफ में डाला और उसको बच्चा भी हो गया। तो इसने केस किया कि मेरे साथ ही जो पायलट था, जो दूसरा था, वो अभी भी ऊपर है, उसका भी शादी हो गया। जैसे डिस्क्रिमिनेशन 14 के अंदर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि मेरी शादी हो गई तो मुझे नीचे भेज दिया, वो अभी भी उड़ रहा है। तो दैन इन नरगिस मिर्जा के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, उनको भी समान आगे, उनको भी ऊपर ही रखा जाएगा। इसलिए आप जब पानी मांगते हैं तो जब आपकी प्यास बुझ जाती है तब पानी आता है, तो भाग भाग के बेचारी आएगी। लीजिए 58 60 ईयर्स तब तक की लेडी अभी आपको अरेस्ट है बिकॉज ऑफ नरगिस मिर्जा। ये आपको सिचुएशन में आएगा। और दूसरा सिचुएशन में आएगा सावरकर का। ये सावरकर साहब भी बड़े चालाक थे। जब उसको ब्रिटिश शिप लेके जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि ये वायलेटेड द लॉ, वो क्रांतिकारी थे तो इन्होंने जंप मार दिया। अब वो जंप जहाँ मारा वो टेरिटरी फ्रांस का है। अब फ्रांस के पीपल अच्छे थे, फ्रांस के लोगों ने उनको वापस से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया। एंड देन फ्रांस पार्लियामेंट अगेन से कि वो हमारी टेरिटोरियल वाटर था, वो हमारा गुनेगार है, वो हमारी जगह में घुस रहा था, कैसे ब्रिटिशर को दे। जब उसे इंटरनेशनल फाइट, वो भी ये UN LOC के ऊपर ही था, यूनाइटेड नेशन लॉ सी, किसका टेरिटरी। आप बहुत से टाइम बाहर फॉरेन में जाते, दुबई जाते, US जाते, तो आप ज़्यादा प्रीफर करते इतिहाद में जाओ, सऊदी अरेबिया एयरलाइंस में जाओ, सिंगापुर एयरलाइंस में जाओ। क्यों प्रेफर करते? अच्छी सुविधा मिलती, वो बात अलग है। बट अगर आपके साथ कुछ कांड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ा क्लेम मिलता है, क्योंकि उस कंट्री के जहाज में आप, चाहे वो पानी में जहाज हो या ऊपर हो, तो ये इसका रूल है कि अगर उसका है तो उनकी कंट्री के हिसाब से आपको मुआवजा मिलता है। और वही एयर इंडिया में जाएंगे तो यहाँ का लोकल रुपीज़ में मिलेगा, यहाँ की पॉलिसी के हिसाब से जो आपका इंश्योरेंस होगा। तो ये जो आपने आप में से बहुत सारे लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए होंगे, फेरी बोट में भी बैठे होंगे, 50 रुपया 60 रुपया ऐसा घुमा के लेके आता है। तो आपको दिखती है सब बड़े बड़े जहाज फॉरेन के दूर खड़े। अगर आपके पास मोबाइल में कंपास है तो आप देखिए बराबर 12 नॉटिकल माइल के बाद ही वो पड़े, दैट इज फॉर यूनिवर्सल प्रेशर। 12 माइल से 24 माइल यूनिवर्सल प्रेशर होता है, वही चीज़ आपको दिखना है लॉक में। तो 12 माइल्स के बाद ही खड़े हो सकते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि 12 माइल तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है, उसके आगे वो खड़े। ये सब चीज़ें देखिए। और इंटरनेशनल लॉ में जितने केसेस है, ज़्यादातर ये शिपमेंट वाले जो एयर कार्गो या शिपमेंट वाले होते हैं, उसमें वकील मिलते नहीं। ये बहुत अच्छा होता है, आपको उस कंट्री का लॉ जानना होता है, अपना लॉ जानना होता है। और हमारे वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, तो इसके लिए अगर इंटरनेशनल लॉ में प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा एक्सिम लॉ आपको आना चाहिए। कस्टम लॉ है, DRI है, और DRI में भी आप मिलते नहीं है, वकील लोग नहीं मिलते क्योंकि हाई प्रोफाइल केस आते हैं वहाँ। सोना स्मगल किया है, बाहर से इम्पोर्ट ऐसी चीज़ की है जो यहाँ बैंड है, तो उसका कैटेगरी वगैरह कस्टम लॉ आपको सीखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारा स्कोप है। नाउ सेकंड चैप्टर अबाउट योर इज रिकग्निशन। पहला स्टेट था, देन सेकंड इज रिकग्निशन। अब रिकग्निशन स्टेट होने के बाद ही होगा, इसलिए स्टेट के बाद वो चैप्टर दिया है। सो रिकग्निशन मीन्स व्हेन अदर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज यू। जैसे सरकार आपको रिकग्नाइज करती है, जब आपका जन्म होता है तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत आपको सिटीजनशिप देती है, जो आप डोमिसाइल बोलते हैं जिसको, कि हाँ ये हमारे वहाँ जन्म। और आपको 5 अलग अलग तरीका के दिए, बाय म्यूचुअल एज, आपके पेरेंट्स थे इसलिए, तो उस तरह से आपको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है। वैसे ही जब नया स्टेट बनता है तो एक राज्य बना, जैसे हमारा भारत बना, तो हमें किसी को बोलना नहीं पड़ा क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर ऑलरेडी मेंबर थे UN के, तो हम डी फैक्टो मेंबर अपने आप बन गए थे। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 1947 से, जब आज़ाद तो हम 47 में हुए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 49 में लग गया, तो उस दौरान हम डी फैक्टो में थे। और जैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सही किया और इंडिया सॉवरेन स्टेट बन गया, तब हमें डी ज्यूरी मिली। So that is the recognition. Recognition का मतलब होता है when one international community recognize another emerging state. वो emerging है, अभी बच्चा है, अभी बढ़ रहा है। तो जब ऐसा emerging state अपने आप को बोलता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आपने देखा होगा अभी UN का मीटिंग था, तब एक नेशन का रिप्रेजेंटेटिव गया था,
जो नेशन कहीं मैप में नहीं, यू नो, और इसके ऊपर बहुत विवाद भी चला था। वो लेडी जाके यूएन में बोल के आई कि इंडिया के लोग हमें परेशान करते हैं। जो बाबा यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग के यूएस चले गए और वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड खरीद लिया और उसने अपने आप को स्टेट डिक्लेयर कर दिया, बट देयर इज नॉट सोवरेन स्टेट। वो आइलैंड अभी भी यूएसए का, तो वेयर इज अ सोवरेन? तो उसको नहीं सुना के तो बहुत सारा कंप्लेन किया गवर्नमेंट ने हमारे आदमी को येलो कॉर्नर का है। देयर आर 3 कॉर्नर। इंटरपोल होता है, वो 3 तरह का नोटिस भेजता है। येलो कॉर्नर हल्के फुल्के जो फाइनेंशियली फ्रॉड करके जाते हैं, जैसे नीरव मोदी वगैरह, उनको येलो कॉर्नर नोटिस भेजते हैं, इसको जिंदा पकड़ के लाओ। फिर होता है रेड कॉर्नर। आपने सुना था रेड कॉर्नर नोटिस आया। रेड कॉर्नर का मतलब होता है जिंदा या मुर्दा लाओ उसको, जैसे एक्सट्रैक्शन जो चौधरी क्राइम वगैरह, उसके खिलाफ आज भी रेड कॉर्नर है। सो देयर आर रेड कॉर्नर, ग्रीन कॉर्नर एंड येलो कॉर्नर नोटिस इंटरपोल का इंटरनेशनल। हाँ, आपके पेपर में बहुत सारे एब्रिविएशन आएंगे, तो मैं जब ह्यूमन राइट इंटरनेशनल में आऊँगा तब आपको वो सारे एब्रिविएशन आएंगे। सो रिकग्निशन का मतलब होता है व्हेन वन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हेन न्यू इमर्जिंग स्टेट डिक्लेयर हिम एज अ स्टेटहुड। स्टेटहुड का मतलब होता है अब मैं पैदा हो गया हूँ, मुझे भी रिकग्नाइज करो और मेरे साथ भी ट्रीटी करो, मेरे साथ भी अभी आप सब ट्रीटी करो। तो उसका काम होता है, तो वो रिकग्निशन होता है। नाउ हू विल गिव द रिकग्निशन? ऑब्वियसली द यूएन। जब यूएन बना था तब उसके पास 128 मेंबर थे, फिर धीरे धीरे नए स्टेट, क्योंकि लास्ट में ब्रिटिश कम्युनिटी ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुआ हांगकॉन्ग 2000 की साल में। हांगकॉन्ग को उन्होंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद ना हांगकॉन्ग चाइना के साथ है, अभी भी चाइना मानता है कि हांगकॉन्ग हमारा है, तो हांगकॉन्ग स्टिल हैज अ इंडिपेंडेंट। सो ऐसा जब वो स्टेट इमर्ज होता है, इमर्जिंग स्टेट अप्लाई फॉर इट्स स्टेटहुड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इट इज कॉल्ड रिकग्निशन। सो रिकग्निशन का 2 लाइन में इतना ही आता है कि मैं अपने आप को प्रूव कराना चाहता हूँ कि अब मैं भी पैदा हो गया, मैं भी स्टेटहुड ले रहा हूँ। जब अभी फिलहाल 203 मेंबर है यूएन के, 203 मेंबर नेशन। देयर आर 16 नेशन हु स्टिल नॉट टेकन दिस। उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कोई पढ़ा नहीं है। अब ऐसे बहुत सारा ये आइलैंड है जिनको अपनी सरकार खुद ही चलानी है, बोलते हैं हमको इंटरनेशनल से कुछ नहीं, ना हमें एक्सपोर्ट चाहिए ना इम्पोर्ट चाहिए। ऐसा ही अंडमान निकोबार के बाजू में एक छोटा सा आइलैंड है, यू कांट गो देयर, हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ के ट्राइबल है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। इट्स बिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स अ पार्ट। जब आप आर्टिकल 141 पढ़ते तो उसमें लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका ऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और नीचे भी बाहर है, अंडमान निकोबार बाहर है, लंबा है ना, वो चिपका हुआ थोड़ी है हमारे से, फिर भी वहाँ पे यहीं के कानून चलते हैं। वो छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे अभी भी उनका खुद का ट्राइबल का चलता है, आप नहीं जा सकते। तो ऐसे जब नए स्टेट इमर्ज होते हैं तो उनको बोलना होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना होता है, जब तक वो रिकग्निशन नहीं लेता है, until unless he got a recognition। अब ये कच्चा नींबू और पक्का नींबू का सवाल है, जब तक उसको सारी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती तब तक इसके पास डी फैक्टो रिकग्निशन। डी फैक्टो का मतलब होता है बाय फैक्ट ही इज इमर्ज। ठीक है, आपका लीगल लैंग्वेज में आपको ये दोनों वर्ड आए, फैक्ट एंड लॉ। अब जब आप हाई कोर्ट या हायर कोर्ट में जाते हैं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होता है, बिकॉज फैक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड इन द लोअर कोर्ट। फैक्ट का मतलब होता है इज अ सीरीज ऑफ एक्ट ऑलरेडी हैपेंड, नोबडी कैन डिनाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट। ये फैक्ट होता है। आज अगर आपको कोई बोले कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने मार डाला, यू बिलीव? नहीं, क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सो फैक्ट का मतलब होता है द एक्ट, छोटा है बड़ा है छोटा है, एक्ट ऑलरेडी हैपेंड। 3 कंडीशन है, एक्ट ऑलरेडी हैपेंड, नोबडी कैन डिनाई, मतलब कि एक्ट है जो ऑलरेडी हो चुका है, इज अ सीरीज ऑफ एक्ट ऑलरेडी हैपेंड, नोबडी कैन डिनाई। अगर उसको किसी ने भी डिनाई किया, ये डी फैक्टो रिकग्निशन में ये होता है कि 5 कंट्री ने भी अगर उसको रिकग्निशन नहीं दिया तो वो कंट्री नहीं कर सकती, कांट गेट द स्टेट। सो रिकग्निशन का सबसे पहला है कि मेंबर नेशन में से मेजॉरिटी मेंबर जो रिकग्नाइज, ये ज़्यादातर सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। वेल यू नो द 15 मेंबर्स आते हैं, आउट ऑफ 9 मेंबर्स आते हैं, आईसीजे में 15 है, यहाँ 9 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट है, 5 मेंबर्स आर परमानेंट। अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है छठा परमानेंट नेशन बनने की। हमारे पास ऑप्शन भी था पर हमने चाइना को दे दिया था उस समय पे,
दरिया दिली चल रही थी, सबको बांट रहे थे, तो हमने बोला इसको दे देना, उसको दे देना। So when majority of a state recognize plus you accept the UN, जब तक आप UN के मेंबर नहीं बनते, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, हमने भी 2 टायर सिस्टम रखा है। हमारे यहाँ MLA है, MLC है, MLC से MLA, MLA से MP। सो हमारे वहाँ पे भी 2 टायर चलता है। स्टेट अपनी तीनों चीज़ें रखेगा। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। एक तो आपका यहाँ स्टेट में गवर्नमेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये तीनों मिलके गवर्नमेंट बनता है। और वही सेंटर में भी प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। ऐसे ही वहाँ पे भी UN का पूरा सभा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी वहाँ भाषण करके आते थे, सब खड़े होकर तारीफ करते थे। UN सब मेंबर नेशन वहाँ पे बैठते और इंटरनेशनल चर्चा करते हैं। ज़्यादातर ये ट्रेड के लिए होता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, ट्रीटी के लिए होता है, या कोई स्टेट दूसरे स्टेट को परेशान करता है, आजू बाजू वाले के स्टेट, या उसके साथ ट्रेड किया तो वो अब पैसा नहीं दे रहा है, जैसे बिजनेस में होता है, ऐसा भीड़ का बिजनेस भी कर रहे हैं। और इन बिटवीन जैसे सोमालिया है, सोमालिया वो ज़्यादातर पायरेसी के ऊपर होता है। वो जैसे कोई जहाज वहाँ से जाता है सुएज कैनाल